नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिस निर्णय के तहत एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देशित किया गया कि वो 6 मार्च की तिथि से पूर्व अर्थात 6 मार्च तक अपने विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दे। ये विवरण किससे संबंधित थे? तो चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण थे। लेकिन अपनी इस डेडलाइन जो एसबीआई को डेडलाइन दी गई थी उससे 2 दिन पूर्व एसबीआई ने एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इसके एवज में इसके दूसरे पक्ष के द्वारा भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और हाल ही में इन दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और उस निर्णय के तहत जो परिणाम आया उसमें चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया गया। तो आज के इस संदर्भ में हम समझेंगे कि पूरा का पूरा मसला क्या है और क्यों, आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया गया। चर्चा के बिंदुओं को सबसे पहले देख लेते हैं। तो चर्चा के बिंदु में सबसे पहले खबर की बात करेंगे। चर्चा में क्यों है इसको हमने आपको बताया। इसको समझते हुए एसबीआई क्यों कोर्ट गया, एसबीआई को कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एसबीआई की याचिका को किसने चुनौती दी उसको भी देखेंगे और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अंत में हम एक अभ्यास प्रश्न को भी देखेंगे, साथ ही सामान्य अध्ययन जो मुख्य परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र 2 से संबंधित ये संदर्भ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अब तक तो कर लें ताकि हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ सके। बात खबर की करेंगे। खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। क्या खबर है? तो व्हाई डिड एससी रिजेक्ट एसबीआईज एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू सबमिट डिटेल्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो एक्सटेंशन की मांग की जा रही थी, जो विवरण सौंपने को लेकर एसबीआई के द्वारा, उस जो एक्सटेंशन को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो आवेदन में की गई मांगे हैं उसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया, इस क्यों यह पूरा का पूरा प्रक्रम चर्चा में है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, एसबीआई के द्वारा हाल ही में जो डेडलाइन सौंपी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 फरवरी को निर्णय दिया गया। उस निर्णय के बाद उसमें 4 मार्च को अर्थात 6 मार्च तक इनको अपना विवरण सौंपना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 4 मार्च को इन्होंने आवेदन किया, एक याचिका दाखिल की कि हमें और समय चाहिए। लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो कहा गया कि उसको रद्द करने का जो ऐतिहासिक फैसला जो कि 15 फरवरी को ही आ गया था, उसके निर्देश के पालन करने के लिए उसमें उसी निर्णय के तहत यह निर्देशित किया गया था कि 6 मार्च तक आप ये समस्त विवरण सौंप दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। लेकिन उस निर्देश के पालन करने के लिए ये 30 जून तक का समय मांग रहे थे, जो कि काफी लंबा समय था। और एसबीआई ने इस याचिका में जो ये 3 माह का समय मांगा गया था अर्थात 30 जून तक का समय मांगा गया था, इसको अस्वीकार कर दिया। इसी के कारण इस याचिका को खारिज किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि 11 मार्च को जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक पीठ द्वारा जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में था, उनके नेतृत्व में था, तो उसमें यह कहा गया कि जो विवरण है वो शीघ्र आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। उसके लिए 12 मार्च की तिथि भी बताई गई और यह भी कहा गया कि उस कार्य दिवस तक 12 मार्च के कार्य दिवस तक आप सौंप दें, जिससे कि 15 मार्च तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 15 मार्च के शाम 5 बजे तक उस सारे के सारे विवरण को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सके। तो इस पूरे के पूरे निर्णय की वजह से ये पूरा मामला चर्चा में है। इसके बाद अब देखते हैं कि एसबीआई को कोर्ट क्यों जाना पड़ा। दरअसल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित था। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है इसकी शुरुआत जो है, अगर घोषणा की बात करें तो 2017 के बजट के दौरान इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन लागू ये हुआ 2018 में। और इसके लागू होने के पीछे वित्त अधिनियम 2017, हम कह रहे हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A, इसमें भी कुछ प्रोविजन है। आप सीधा सीधा कहें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत 2018 में इसको राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में इसकी शुरुआत की गई। एसबीआई को यह कहा गया कि यह बॉन्ड जारी कर सकता है, जो भी दान करता होगा वो बॉन्ड एसबीआई से खरीदेगा। कितने कितने की राशि होगी? तो 1000 के गुणक में यह राशि होगी। 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की यह राशि हो सकती है। और जो भी दान करता होगा वो दान करता क्या करेगा, वो बैंक
और राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए एसबीआई से मैंने जाके कोई 1 लाख रुपए का मैंने बॉन्ड खरीदा, बदले में मुझे बॉन्ड मिल गया, वो बॉन्ड मैं क्या करूंगा, ले जाके किसी राजनीतिक दल को अगर मुझे देना है, फंडिंग के स्रोत के रूप में मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, किसी राजनीतिक दल को दे दूंगा। अब वो राजनीतिक दल को 15 दिन का समय होता है, वो जाएगा फिर से बैंक में उसको कैश कराएगा, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बैंक और राजनीतिक दल इन दोनों के ही पास जो व्यक्ति है उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत गोपनीय होती है। अब इसमें कौन से राजनीतिक दल पात्र होते हैं अगर उसकी बात कर लें, तो इसमें जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत जो रजिस्टर्ड होंगे, जो दल, जो पंजीकृत होंगे दल, वो इसके तहत पात्र होंगे। साथ ही लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में उनको पिछले जो भी चुनाव हुए होंगे उसमें अगर 1% मत प्राप्त हुआ होगा तो वो भी इसके लिए प्राप्त होंगे, उनके पास ये पात्रता होगी कि वो इसको इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी फंडिंग है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इस बॉन्डिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा पक्ष इसकी शुरुआत से इसका विरोध कर रहा था, मामला कोर्ट में था, हाल ही में इसकी सुनवाई जब 15 फरवरी को हुई तो इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय आया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। उसमें सुनवाई के दौरान इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यह महसूस किया गया कि ये एक अनियंत्रित कारपोरेट प्रभाव इस पर देखने को मिल रहा है, और इस अनियंत्रित कारपोरेट प्रभाव के अलावा कुछ अन्य ऐसे अधिकार हैं, जैसे सूचना का अधिकार है, कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी योजना को एक विवादास्पद योजना करार दिया, और साथ ही यह भी कहा कि इसमें जो असीमित गुमनाम फंडिंग है उसकी वजह से पूरी की पूरी योजना एक विवादास्पद योजना बन जाती है। इसमें कहीं ना कहीं जो कारपोरेट है, राजनीतिक जो दल हैं, उस पर जो है उनका अनियंत्रित कारपोरेट प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही मतदाताओं की सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अगर संविधान की बात करें तो उसने कहा कि 6 मार्च तक जो एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात जो बॉन्ड जारी करने वाली एजेंसी है, उसको ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चुनावी बॉन्ड का जो भी विवरण है वो पूरा विवरण सुपुर्द करेंगे। और इस विवरण में क्या होगा, तो 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनका समस्त विवरण इसमें शामिल होगा। इसमें क्या क्या होगा, तो जो खरीद की तारीख है, साथ ही बॉन्ड के खरीदार का नाम क्या है, खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का क्या मूल्य था, इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण भी इसमें शामिल होगा। ये पूरी की पूरी बात इसमें कही गई। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था, और इस ऐतिहासिक फैसले के एवज में अब एसबीआई का क्या तर्क था, तो एसबीआई ने ये कहा कि जो समय सीमा हमें 6 मार्च तक की दी गई है उस समय सीमा में हमें और वृद्धि की आवश्यकता है, हमें और ज्यादा समय चाहिए। एसबीआई द्वारा ये मांग की गई। उसके पीछे तर्क क्या दिया गया, तो एसबीआई ने ये तर्क दिया कि जो बॉन्ड दाता है और जो बॉन्ड प्राप्त करने वाला है उनके संबंध में जो जानकारी है वो 2 अलग अलग साइलों में रखी गई है, 2 अलग अलग जगहों पर रखी गई है। इसके लिए हमें और समय की आवश्यकता है। साथ ही जो खरीदे गए प्रत्येक व्यक्तिगत बॉन्ड का किसी भी राजनीतिक दल द्वारा भुनाए गए या कैश कराए गए बॉन्ड से मिलान करने के लिए भी हमको और अधिक समय की आवश्यकता है। तो ये इन्होंने अपने तर्क रखे और कहे कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमें कम से कम 3 माह का और समय चाहिए। तो इसी एवज में वो 6 मार्च से ठीक पहले 2 दिन पहले वो एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से दायर करते हैं। अब एसबीआई की याचिका को किसने चुनौती दी, अर्थात जो एसबीआई ने अपनी याचिका दी उसको भी चुनौती दी गई। इसको किसने चुनौती दी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने, इन दोनों ने एक अवमानना याचिका दाखिल की एसबीआई की जो आवेदन प्रक्रिया है, जो एसबीआई की याचिका है उसके विरोध में। और इनका यह कहना था कि एसबीआई के द्वारा जानबूझकर अवज्ञा की गई है सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश हैं उसकी, अर्थात विलफुल डिसोबीनियंस की बात यहां की जाती है। और यह भी कहा गया, उसका तर्क यह दिया गया कि जो आवेदन एसबीआई के द्वारा किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से 2 दिन पहले किया गया, अर्थात 15 फरवरी को अगर डिसीजन आया, 6 मार्च की सीमा दी गई, तो 2 दिन पहले 4 मार्च को अगर आप जाते हैं आवेदन करते हैं तो इतने दिनों के ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे थे। तो जानबूझकर अवज्ञा की बात यहां की गई दूसरे पक्ष के द्वारा, और यह कहा गया कि जो निर्देश है उसको जानबूझकर गलत समझा गया, जानबूझकर उसकी गलत व्याख्या की गई। फैसले में यह नहीं कहा गया था कि खरीदे गए प्रत्येक बॉन्ड का राजनीतिक दल द्वारा भुनाए गए बॉन्ड से मिलान करने की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि उसमें तो सीधे सीधे कुछ बातें कही गई हैं जो कि आसानी से एसबीआई उन विवरणों को उपलब्ध करा सकता था। अब अदालत ने ये सिर्फ यह कहा था, उस याचिका में यह बात कही गई कि जो परचेजर है उसका विवरण आप देंगे, जिसमें उसका नाम होगा, खरीद की तारीख होगी और मूल्य होगा। साथ ही जो बॉन्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो उसको कैश कराने वाला व्यक्ति है, उसके नकदीकरण की तारीख और साथ ही बॉन्ड का कितना वैल्यू है, कितना मूल्य है, सिर्फ इन बातों को बताना था और ये बात एसबीआई आसानी से ये विवरण उपलब्ध करा सकता था। जानकारी के ये दोनों सेट एसबीआई के पास आसानी से उपलब्ध थे। 3 महीने के विस्तार के लिए कोई ठोस कारण भी एसबीआई नहीं बता पाया कि आखिर इतना लंबा समय उसको चाहिए, तो इसके पीछे क्या ठोस कारण है कि इतना लंबा समय उसको दे दिया जाए। ये दूसरे याचिकाकर्ता जो थे उनकी तरफ से ये बात कहा गया, उनकी तरफ से ये तर्क रखा गया। अब कोर्ट ने क्या कहा, इस पर हम जरा गौर करते हैं। तो एसबीआई जो है, एसबीआई के आवेदन पर भी और अवमानना याचिका थी, जो दोनों पक्ष की याचिका है, उस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को सुनवाई की। अब 11 मार्च की सुनवाई में दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, देखा, जिसमें कि सीजीआई की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई कर रही। इसमें एसबीआई की तरफ से जो वकील थे उनका नाम था हरीश साल्वे जी। हरीश साल्वे जी ने यह तर्क रखा एसबीआई की तरफ से कि चुनावी बॉन्ड का जो विवरण है वो डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, अर्थात वो भौतिक रूप से है, वो डिजिटली नहीं है कि इतनी आसानी से उसको उपलब्ध कराया जा सके। और साथ ही जो परचेजर का नाम है, क्रेता का नाम है, और जो खरीद का विवरण है वो 2 अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, इसलिए भी हमें दिक्कत है, हमें अधिक समय की आवश्यकता है। तब इस पर सीजेआई साहब ने कहा, माननीय न्यायालय ने कहा कि यह सारी जानकारी एसबीआई मुख्य शाखा को कुछ दिन पहले ही भेजी गई थी, तो ऐसे में आपका यह कहना जायज नहीं है। ये सारी जानकारी मुख्य शाखा में उपलब्ध है, मुंबई में जो मुख्य शाखा है वहां से आप इसको ले सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा गया कि बॉन्ड खरीदने पर जो खरीदार का डिटेल होता है, वो केवाईसी एक योजना होती है, नो योर कस्टमर, अर्थात जब आपसे कोई कस्टमर कोई चीज खरीदता है तो अपने कस्टमर की जो जानकारी है वो आप लेते हैं। तो केवाईसी के थ्रू आपके पास ये जानकारी उपलब्ध होगी, क्योंकि आपसे अगर बॉन्ड किसी ने खरीदा है तो नो योर कस्टमर केवाईसी के तहत आपके पास खरीदार की जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये बात आप नहीं कह सकते। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि भले ही जो सील्ड कवर वो रखा गया है उसमें थोड़ी प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको 15 फरवरी को आदेश प्राप्त हुआ था तो 15 फरवरी के बाद अभी तक 4 मार्च तक आपकी क्या प्रगति थी, इस ड्यूरेशन में आपने क्या किया, इतना लंबा समय लग गया आपको यह सोचने में कि हमें इन इन चीजों की गतिविधियों में दिक्कत आएगी, ये बात पहले बताई जा सकती थी। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 15 फरवरी से 4 मार्च तक की जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी बताए। साथ ही साल्वे साहब ने जब 3 महीने की बात कही, 3 महीने के समय की बात कही, तो उन्होंने अपना यह भी तर्क रखा कि ये समय हम इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि हमें जो भी जानकारी उपलब्ध करानी है माननीय कोर्ट के सामने, वो हम ये ध्यान रखेंगे जो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा कि वो त्रुटि रहित हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो हमारे ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो ये तर्क इनका रखा गया। लेकिन अब इस पे माननीय कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यह कहा कि खरीदे गए प्रत्येक बॉन्ड राजनीतिक दल द्वारा भुनाए गए बॉन्ड, इनके मिलान की तो आवश्यकता ही नहीं है, और इसके लिए अगर आप 3 सप्ताह का भी समय मांगते पहले तो विचार किया जा सकता था। हालांकि साल्वे साहब ने कहा कि हमें 3 सप्ताह का समय दिया जाए, लेकिन फिलहाल इसको माननीय कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि 12 मार्च तक किसी भी हाल में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये विवरण उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च तक इसको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सके। तो ये पूरा का पूरा मामला था जिसमें कि एसबीआई को एक तरह से हम कहें तो 12 मार्च की डेडलाइन दी गई है, उसकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, 3 माह का समय उसको नहीं दिया गया है। अंत में हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, उससे पहले आपको सूचना दे दे कि दृष्टि आईएएस की तरफ से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1-2 के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है, कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। साथ ही हम बता दें कि यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच के लिए सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स मेंस के लिए भी एडमिशन ओपन हो चुका है, कक्षा आरंभ हो चुकी है, और इन दोनों ही कोर्सेज के लिए आप दिए गए नंबरों पर 9311406441 पर कांटेक्ट कर सकते हैं इसके संबंध में किसी भी जानकारी के लिए। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है पटल पर कि इलेक्टोरियल बॉन्ड स्कीम कब से लागू हुआ। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2019। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे।
लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।